Hello, a very good evening, and welcome to the 41st edition of Trends Talks. We have been doing these talks for a while now. Although there was an abrupt discontinuation, we have decided to continue this again so that people don't feel it incomplete. We have been taking up different subjects, and we would recommend you people to go and watch our YouTube videos and subscribe, and also mention about this to your friends and colleagues within your groups so that they can follow it in a better way. So today's session is going to be on enhancing ourselves through inborn talents. We have Dr. Prashant Singhal, who is going to run us through the session. He is the founder of Cosmic Neurons and is also uh, an alumnus of Atal Incubation Center of Niti Aayog. He's a keynote speaker, global career counselor, senior physics faculty, and a parenting coach, memory guru, and NLP master and an author. So let me hand it over to him so that he can guide us through our session today. So over to you. Yeah. So a very warm welcome and a big thanks to Krishna Raj Ayerji, who is the founder of Trend Stocks and who has given me such an opportunity to share my views and मुझे मौका दिया कि मैं आपके साथ रूबरू हो सकूं और कुछ कुछ पॉइंट्स कुछ प्रकाश डाल सकूं इनबॉर्न टैलेंट के ऊपर सो गाइस मैं थोड़ा सा स्टार्ट करने के पहले बताना चाहूँगा मेरे बारे में I have been into the field of education and counseling industry from last many years, like around 9 to 10 years down the line. And मैंने काफ़ी बच्चों की काउंसलिंग की है. So, अगर मैं बात करूँ एज अ काउंसलर, बहुत सारे बच्चे मुझे मिले हैं जिनकी मैंने आज तक काउंसलिंग की है, जिनको मैंने जाना है, जिनसे बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ उनको सिखाया है. सो गाइस, अगर हम बात करते हैं बच्चों की तो आप ये देखते हैं कि अलग अलग एज के जैसे छोटे बच्चे होते हैं टॉडलर्स, ठीक है. अब टॉडलर्स की काउंसलिंग नहीं की जाती बिकॉज हमें वहाँ पे पेरेंटिंग करनी होती है और वहाँ पे इम्पोर्टेंट होते हैं उनके पेरेंट्स. सेकेंडली अगर हम बात करते हैं उनसे बड़े, दैट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ चिल्ड्रन, वहाँ पे बच्चा भी समझने लायक हो जाता है और माँ बाप भी साथ में हो तो बेटर है. दैट इज द प्रोसेस जिसके थ्रू काउंसलिंग चलती है. गाइस, अगर मैं बात करता हूँ उससे आगे, तो दैट इज टीनेज. टीनेज में बच्चा चाहता है कि उसकी काउंसलिंग एक काउंसलर करे और उनके माँ बाप कुछ हद तक साथ में हो और कुछ कंसर्न्स में साथ में ना हो, ठीक है. और इसके बाद में आता है हमारा नेक्स्ट कंसर्न, एंड दैट इज जब एक बच्चा अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, वो कॉर्पोरेट्स में चला जाता है. तो दिस इज द केस वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट अडल्ट्स एंड कॉर्पोरेट्स. सो यहाँ पे जो काउंसलिंग होती है वो डिफरेंट एस्पेक्ट पे चली जाती है, जहाँ पे हम बात करते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट की. सो इट्स बेसिकली अ parenting journey to what we can say a career guidance journey and finally holistic development journey. Okay. सो छोटे बच्चे से लेके जब तक वो बड़ा होता है, तीन स्टेप्स हम देखते हैं. पहला आता है पेरेंटिंग, फिर आता है करियर गाइडेंस और फिर आता है होलिस्टिक डेवलपमेंट. नाउ गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज बेसिकली फोकसिंग enhancing ourselves with the help of inborn talent. Now, I want to ask you, जो हमारे दर्शक यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि ये जब आगे आप लोग मीडिया तक पहुंचेगा या बहुत लोगों बहुत बड़ी वॉल्यूम पे जब जाएगा, सो क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज इनबॉर्न टैलेंट. सबके जहन में ये चीज है कि भाई टैलेंट क्या होता है. तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे के समझाने की कोशिश करूंगा कि व्हाट इज बेसिकली टैलेंट. टैलेंट होता क्या है. नाउ, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक 5 साल का बच्चा, अगर मान लीजिए बहुत अच्छा गाना गाता है, फॉर एग्जाम्पल, हाँ, एक 5 साल का बच्चा स्टेज पे आता है, बहुत ही बेहतरीन गाना गाता है. हम कभी भी ये नहीं कहते कि ये बच्चे ने कितनी अच्छी ट्रेनिंग ली है. हम कभी भी ये नहीं कहते कि ये बच्चा कितना मंजा हुआ खिलाड़ी. हम एक ही बात कहते हैं कि यार ये बहुत टैलेंटेड है, ऊपर वाले ने इसे कितना अच्छा बनाया है, कितना टैलेंटेड बनाया है. ही इज अ चाइल्ड प्रोडिजी.
है ना, एक वर्ड आता है चाइल्ड प्रोडिजी, वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द इनबॉर्न टैलेंट, यानी कि ये बच्चे ने जीवन में आने के बाद नहीं सीखा, कहीं ना कहीं ये बच्चा उस चीज को पहले से अपने अंदर लेके आया है, हमने सिखा के नहीं भेजा, ऊपर वाले ने उसको सिखा के भेजा है। सो दैट इज समथिंग, a trait which you are carrying with yourself by birth is nothing but known as inborn talent. So guys, जैसे कि अगर हम बात करते हैं what is cosmic neurons, हम क्या कर रहे हैं हमारी कंपनी, सिंस आई एम द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ कॉस्मिक न्यूरॉन्स एंड एज वेल एज अ चीफ काउंसलर, सो हम करते क्या है, मैं आपको थोड़ा सा मेरी कंपनी के बारे में बता देता हूँ। वी आर इनटू इनोवेटिव करियर गाइडेंस, बायोमेट्रिक ब्रेन मैपिंग, मेंटल हेल्थ एंड स्किल डेवलपमेंट, that is we are into sex therapy, career aptitude test, parenting, memory workshops, etc etc. So there are a lot of things related to mind and brain activity, we are into everything. But guys, हुआ क्या, हुआ कुछ ऐसा कि इतने सालों से काउंसलिंग करते करते जब जीवन आगे बढ़ा, सबसे पहले भी स्टार्टेड विद जनरल काउंसलिंग, जहाँ पे हमारे पास एक बच्चा या माँ बाप आते थे और वो कहते थे कि सर, माँ बाप कहते थे कि सर इस बच्चे का इंटरेस्ट इस पर्टिकुलर चीज में है, इसकी काउंसलिंग कर दीजिए, या ये बच्चा इस स्ट्रेस से गुजर रहा है, इसकी काउंसलिंग कर दीजिए। तो हमारे पास इस तरह का क्राउड आने लगा और हमने देखा कि कहीं ना कहीं जो हम काउंसलिंग कर रहे हैं वो मतलब एट पार नहीं है, इट इज नॉट ऑन द एज, कहीं ना कुछ एक कमी है, उस कमी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड दैट वाज नथिंग बट बिकॉज वी वर नॉट टॉकिंग अबाउट इनबॉर्न टैलेंट, कहीं ना कहीं हम टैलेंट को नजरअंदाज कर रहे थे, और उसका क्या हम देखेंगे सिग्निफिकेंट रोल है टैलेंट का थोड़ी देर में। सो गाइस, what is finally inborn talent? It is something which you are carrying yourself, which is innate, which is a trait जो कि एक्वायर करके ट्रेन करके सीखा नहीं जा सकता, इट इज इन यू, वो आपके अंदर पहले से है, इट इज फ्रॉम द वर्टिकल ट्रांसमिशन फ्रॉम योर पेरेंट्स टू यू। सो ये ऊपर वाला आपको दे के भेजता है, इट्स दैट गॉड गिफ्ट विच यू आर कैरिंग विद योरसेल्फ, ठीक है। सो हर एक इंसान में, इस दुनिया के हर एक इंसान में कुछ ना कुछ टैलेंट जरूर होता है। अगर मान लीजिए एक 20 साल का बच्चा है, एक 20 साल का अडल्ट है फॉर एग्जाम्पल, वो अगर ये कहता है कि भाई मेरे अंदर टैलेंट क्या है, मैंने तो कभी एक्सप्लोर नहीं किया, तो हम कहेंगे कि आपके अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट जरूर है बट वो हिडन है। सो विल टर्म इट एज हिडन टैलेंट। और कभी कभी वो टैलेंट एक्सप्लोर अपने आप हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, दैट टैलेंट इज एक्सप्लोर्ड। ओके, सो जस्ट मूव अहेड, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नाउ गाइस, बात ये आती है कि इनबॉर्न टैलेंट का यूज क्या है, हम इनबॉर्न टैलेंट को कैसे निकाल सकते हैं, इसकी नीड क्या है। सो गाइस, इनबॉर्न टैलेंट के हमने जो यूजेस देखे हैं वो बेसिकली 3 प्रकार के हैं। पहला है करियर गाइडेंस, और गाइस अगर हम इनबॉर्न टैलेंट को यूज करके करियर गाइडेंस बनाएं, या करियर गाइडेंस एक करियर अप्रोच, एक पाथ दे, काउंसलिंग उस तरीके से करें, सो उसे हम कहते हैं इनोवेटिव करियर गाइडेंस। एंड गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा, ये इनोवेटिव करियर गाइडेंस यानी कि आईसीजी, इस वजह से हमने एक इसका फॉर्मूला बनाया, आई विल शेयर इट विद यू इन फ्यू मिनट्स। ये जो चीज है हमारी सेलेक्ट हुई Udyami Utsav. It was a festival held for the startups across India, having more than 50,000 subscribers, 50,000 startups. वहां पे हम जीत गए, और वहां जीतने से हम आगे बढ़े, हमें इंक्यूबेशन सपोर्ट दिया अटल इंक्यूबेशन सेंटर बिमटेक, विच इज एट ग्रेटर नोएडा और विच कम्स अंडर नीति आयोग। सो गाइज, हमारा ये सिलेक्शन जो हुआ आईसीजी का, कॉस्मिक न्यूरॉन्स का, दिस वॉज बिकॉज वी वर वर्किंग ऑन इनबॉर्न टैलेंट। एंड गाइज, हमेशा हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, जो मिस्टर मोदी जी, जो हमेशा कहते हैं कि स्किल इंडिया, मैं ये कहता हूँ स्किल इंडिया अच्छी बात है, बट स्किल के साथ साथ हमें एक इन्हांसमेंट की ज़रूरत है, एंड दैट इज समथिंग विच इज इनबॉर्न टैलेंट, यानी कि वी शुड कंसिडर दिस एस्पेक्ट, दिस पैरामीटर ऑल्सो। सो गाइज, हम आईसीजी को थोड़ा डिटेल में डिस्कस जरूर करेंगे। नेक्स्ट इज इनोवेटिव पेरेंटिंग। नाउ छोटे बच्चों के लिए, टॉडलर्स के लिए, या छोटे जो बच्चे होते हैं चिल्ड्रन के लिए अगर हम बात करें, सो उनके लिए इनोवेटिव पेरेंटिंग तब हो सकती है इफ पेरेंटिंग इज टेकन इनटू कंसिडरेशन विद द हेल्प ऑफ इनबॉर्न टैलेंट। गाइस, नेक्स्ट इज होलिस्टिक डेवलपमेंट।
ओवरऑल डेवलपमेंट, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, इमोशनल क्वेश्चन, क्रिएटिविटी, सारी चीजें जो होती हैं एक इंसान का, एक बंदा जिसकी एज बड़ी हो चुकी है, वो 18 साल के ऊपर आ चुका है, तो वो कभी भी बात अपने करियर की नहीं, वो बात करेगा ओवरऑल एस्पेक्ट की। सो वहां पे अगर हम कंसिडर करें इनबॉर्न टैलेंट को लेके, सो होलिस्टिक डेवलपमेंट कैन बी टेकन इनटू अ वेरी फ्रूटफुल मैनर। एंड गाइस नेक्स्ट इज अदर यूजेस। अदर यूजेस में आते हैं कि हम कैसे खुद को खुश रख सकते हैं, हम अपनी हॉबी कैसे बना सकते हैं अगर हम इनबॉर्न टैलेंट को कंसिडर करके आगे बढ़े तो। सो गाइज हम ये 4 पैरामीटर्स पे बात करेंगे, और चारों पैरामीटर्स विल बी नथिंग बट इट विल इनहांस यू, वो इनहांस करेंगे, और बहुत अच्छे से तब कर सकते हैं जब आप इनबॉर्न टैलेंट को लेके चले। ठीक है, सो गाइज थोड़ा सा आगे मूव करते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। नाउ इस बात ये आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट कि ये इनबॉर्न टैलेंट को निकाला कैसे जाए, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। ठीक है, नाउ इनबॉर्न टैलेंट, कभी कभी ये होता है कि मान लीजिए हमें मालूम पड़ जाता है एक बच्चे में ये इनबॉर्न टैलेंट है, बिकॉज वो बच्चे ने मान लीजिए 11-12 साल का जो प्रज्ञानंदा है, हु इज रिप्रेजेंटिंग चेस फॉर इंडिया टू द वर्ल्ड, ओके ना, वो बच्चा जब बड़ा अच्छा चेस खेलता है तो हम हमेशा यही कहते हैं कि बड़ा टैलेंटेड बच्चा है ना। बट गाइज आपने नोटिस किया होगा कि आज इतना बड़ा हमारा देश है, क्या हर बच्चा या हर इंसान अपना टैलेंट ढूंढ पाता है? अपने हिडन टैलेंट को क्या वो एक्सप्लोर कर पाता है? नहीं। सो गाइज इट वाज अ चैलेंज फॉर अस कि यार हम ऐसा क्या करें कि हम टैलेंट को निकाल सके, हम इनबॉर्न टैलेंट को ढूंढ सके, उसको एक असेसमेंट टूल हम क्या दें। सो वी केम अक्रॉस अ टेक्नोलॉजी एंड वी ब्रॉट इट, जिसे हम कहते हैं बायोमेट्रिक ब्रेन मैपिंग। सो गाइज व्हाट इज बायोमेट्रिक? बायोमेट्रिक्स का मतलब होता है आपके फिंगरप्रिंट्स। नो गाइस, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, डू यू नो कि हमारे पास एक ऐसी चीज है जो लाइफ लॉन्ग कभी चेंज नहीं होती। इंसान का चेहरा जब वो बचपन से बुढ़ापे तक जाता है तो उसका चेहरा चेंज होता रहता है, उसका शरीर चेंज होता रहता है, सारी चीजें उसके शरीर की, उसके बॉडी की चेंज होती रहती है। ओनली वन थिंग इज देयर जो कभी चेंज नहीं होती, विच रिमेन्स एज इट इज, एंड दैट इज फिंगरप्रिंट्स, बायोमेट्रिक्स। गाइस हमारे शरीर के, हमारे जो फिंगर्स हैं, इस पे जो फिंगरप्रिंट्स हैं, ये लाइफ में कभी भी चेंज नहीं होते। दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड नाउ एक क्वेश्चन ये आता है सर कि फिंगरप्रिंट्स वाली बात तो समझ में आई कि कभी चेंज नहीं होते। गाइस सेकंड पॉइंट, फिंगरप्रिंट्स आर नथिंग बट द रेप्लिका ऑफ योर डीएनए। ओके, सो बायोमेट्रिक्स आपके डीएनए के रेप्लिका हैं। आप क्या हो और आप दुनिया में क्या लेके आए थे, ये फिंगरप्रिंट्स हमें बता सकते हैं। खाली उसे समझने वाला इंसान चाहिए जो उसको बराबर तरीके से उसको कैलकुलेट करके समझ सके, जिसे हम कहते हैं डर्मेटोग्लिफिक्स एनालिस्ट। सो गाइज नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द फिंगरप्रिंट्स एंड योर ब्रेन। नाउ गाइज एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप नोटिस करें तो आपके पास, अगर हम थंब को काउंट करें दोनों हाथों के, तो आपके पास 10 फिंगर्स हैं इंक्लूडिंग थंब, ओके। एंड हमारा जो ब्रेन होता है गाइस, लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर, दो हेमिस्फीयर्स हैं हमारे पास। इसमें भी सबसे पहले जो दो लोब है राइट के और लेफ्ट के, दे आर नोन एज प्री फ्रंटल लोब। देन वी हैव frontal lobe, then we have parietal lobe, then we have temporal lobe, and then we have occipital lobe. So guys ऐसे जो लोब्स हैं हमारे पास, इस तरफ 5 है और इस तरफ 5 है, यानी कि टोटल लोब्स हो गए 10 और टोटल फिंगर्स इंक्लूडिंग थंब हो गए 10, यानी कि देयर मे बी अ कनेक्शन। यस, देयर इज अ कनेक्शन। एंड गाइस इस कनेक्शन पे, इस स्टडी पे आज तक 800 रिसर्च पेपर्स, 800 रिसर्च पेपर्स पब्लिश हो चुके हैं, एंड दैट्स अ बिग डील। सो गाइस दिस रिसर्च इज नॉट जस्ट हम कह सकते हैं कि सर 10 साल पुरानी है या 20 साल पुरानी है, नो, इट्स अराउंड 20 डिकेड्स, यानी कि 200 साल से इस पे रिसर्च हो रही है। और गाइस आप ये जानते हैं कि अगर कोई इंसान का एक्सीडेंट हो जाए फॉर एग्जाम्पल, और उसके
मान लीजिए राइट ब्रेन पे चोट लगे, राइट जो हमारा ब्रेन हेमिस्फीयर उस पर चोट लगे, तो आपने नोटिस किया होगा कि उसकी लेफ्ट बॉडी पैरालाइज हो जाती है, और अगर लेफ्ट ब्रेन पे चोट लगे तो राइट बॉडी पैरालाइज हो जाती है। यानी कि हमारे पास एक क्रॉस कनेक्शन है, हमारा जो क्रॉस कनेक्शन है बॉडी का विद द ब्रेन, ये बात यहाँ पे प्रूफ हो जाती है। गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको मैं बताता हूं कि जहां से हम ये मान सकते हैं कि इनबॉर्न टैलेंट इंपॉर्टेंट है जानना, बट उसको जानने के लिए इफ वी आर यूजिंग बायोमेट्रिक्स, इट इज द मोस्ट प्रोमिनेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल और मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑथेंटिक टूल। कैसे बोल सकते हैं हम? तो इसके लिए आप मेरी अगर स्क्रीन पे देखें तो आपको स्क्रीन पे एक बच्चा दिखाई दे रहा है और एक हैंड दिखाई दे रहा है। नाउ गाइस छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि जब एक बच्चा, एक फीटस डेवलप होता है अपनी मदर की वूम्ब में, अपने मदर की माँ की कोख में जब बच्चा बनता है, तो 13th वीक तक उस बच्चे का, क्योंकि आप ये जानते होंगे कि बच्चे का डेवलपमेंट होता है नेवल से, नाभि से, विच इज कनेक्टेड विद द अम्बनिकल कॉर्ड विद द प्लासेंटा ऑफ द मदर, जहां से उसको फूड न्यूट्रिशन मिलता है। और ये बच्चा नाभि के थ्रू डेवलप होना स्टार्ट होता है, अपर साइड भी और लोअर साइड भी, यानी कि वो ऊपर ब्रेन की तरफ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, इवन लेग्स की तरफ एक साथ में प्रोसेस होता है। नाउ गाइस होता क्या है, 13वें वीक पर आते आते हम देखते हैं कि बच्चे के फिंगर्स बन चुके होते हैं, बस ध्यान दीजिएगा, बच्चे के फिंगर्स बन चुके होते हैं, और उस समय, उसके थोड़े समय बाद उस बच्चे का ये दिमाग यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनना स्टार्ट होता है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब ये ब्रेन बनना स्टार्ट होता है, साइमल्टेनियसली उस बच्चे के, उस फीटस के, उस फिंगर्स पे फिंगरप्रिंट्स बनने स्टार्ट होते हैं। वेरी एक्साइटिंग। यानी कि जब ये ब्रेन बनना स्टार्ट होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनना स्टार्ट होता है, उसी समय फिंगरप्रिंट्स बनने स्टार्ट होते हैं, दे गेट स्टार्ट। नाउ लाखों बच्चों में एक बच्चा ऐसा होता है, एक केस ऐसा आता है जिस समय हम ये पाते हैं, डॉक्टर्स पाते हैं कि वो बच्चा जन्मजात जब पैदा होता है उस समय उसके पास ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं होता। यस, स्पाइन होती है, उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड होती है, विच इज नथिंग बट दी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम उसका रहता है, बट सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं होता, ये ब्रेन नहीं होता। और गाइस अगर ये ब्रेन नहीं होगा तो हमने पाया है कि उस बच्चे के फिंगर्स तो होते हैं बट वो ब्लैंक होते हैं, दे डजंट कंटेन द फिंगरप्रिंट्स, एंड दैट इज द मोस्ट ऑथेंटिक पॉइंट जिसको आप रिलेट कर सकते हो, और आपको ये बात समझ में आती है कि ये फिंगरप्रिंट्स का कनेक्शन क्या है ब्रेन के साथ। और अगर उसका कनेक्शन ब्रेन के साथ है तो हम ये जानते हैं कि फिंगरप्रिंट्स कभी लाइफ लॉन्ग चेंज नहीं होते, यानी कि जो ब्रेन के ट्रेट्स हमें मिलते हैं जिसे हम क्या कह सकते हैं, इनबॉर्न टैलेंट, वो भी कभी इंसान का लाइफ लॉन्ग चेंज नहीं होता। ओके, अब ये इनबॉर्न टैलेंट को यूज कैसे किया जाए इस पे बात हम करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं गाइस। सो जब इनबॉर्न टैलेंट का यूजेज कैसे किया जाए इसको समझने के लिए हमने 3 एस्पेक्ट बनाए। क्या बनाए थे? इनोवेटिव करियर गाइडेंस, इनोवेटिव पेरेंटिंग एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट। गाइस हो पता क्या रहा था, मार्केट में इतने सालों से काउंसलिंग करते करते ये समझ में आ गई बात कि यार सिर्फ जनरल काउंसलिंग से काम नहीं चलेगा, हम बच्चे के खाली इंटरेस्ट के इर्द गिर्द उस बच्चे की काउंसलिंग कर देते हैं। और होता क्या है, आप ये जानते हैं कि जो मेयरली इंटरेस्ट पे लिया हुआ डिसीजन होता है काउंसलिंग की, हमने अगर कर दी और बच्चे ने डिसीजन ले लिया, आगे जाके रिग्रेट हो सकता है, बिकॉज हम ये देखते हैं कि इंटरेस्ट अक्सर चेंज होता रहता है। इंटरेस्ट में फ्लक्चुएट विद द हेल्प ऑफ, या हम कह सकते हैं एज के साथ फ्लक्चुएट करता है। बच्चा 10th में है, उसका आज इंटरेस्ट कुछ और है, पर्टिकुलरली 12th में आने के बाद कुछ और होगा, उसके बाद कुछ और होगा, तो इंटरेस्ट में फ्लक्चुएट। उसके बाद एक बिग पैरामीटर है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। बच्चे ने सोचा कि मुझे इंजीनियर बनना है, लेकिन उसके माँ बाप कहते हैं कि बेटा हमारी औकात नहीं है बनने की, आप कुछ और कर लो। तो बच्चे का इंटरेस्ट तो रह गया, लेकिन धीरे धीरे उसने अपना इंटरेस्ट कहीं और डेवलप कर लिया, जस्ट ड्यू टू द फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। सो गाइस देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ व्हाट वी कैन से प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स इन इंडिया। इतने सारे बच्चे भारत में हैं, अगर आप देखें, सिर्फ 10th की बात करूं गाइस
तो 2 करोड़ बच्चों ने इस साल 10वीं का एग्जाम दिया था। अब बात समझ रहे हो, पिछले साल 2020 में, इस साल का बाकी है। सो एक बहुत बड़ा मार्केट है भारत में जिसे सही किया जा सकता है। ओके, सो अगर मैं कुछ डिस्कस करूं तो करियर चॉइसेस बेस्ड ऑन इन्फ्लुएंस विच fluctuates with age, maturity, and financial constraints. Lack of satisfaction in education, job, and domain due to improper career choice. And guys, most important क्या होता है lack of satisfaction? इंसान दिमाग से थक जाए लेकिन दिल से नहीं थकना चाहिए। अगर वो काम में उसको मजा आने लगे। गाइज हमेशा मेरे एक बार किसी ने मुझसे पूछा था व्हाट इज योर डिजायर, आपका डिजायर क्या है। गाइज पता नहीं बाय फ्लूक एक चीज दिमाग में आई, मैंने एक डेफिनेशन कही, डिजायर इज समथिंग विच पुट्स योर सोल इनटू एक्शन फॉर इट्स सैल्वेशन। डिजायर इज समथिंग विच पुट्स योर सोल इनटू एक्शन फॉर इट्स सैल्वेशन। काम ऐसा करो कि आपकी आत्मा तृप्त हो जाए, और वो तब इंसान कर सकता है जब वो अंदर से खुश हो। और अंदर से खुश हो तब हो सकता है जब हम इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट का हम सोल्यूशन देखेंगे। आपको बात समझ में आएगी मैं क्या चीज कहना चाह रहा हूँ। गाइस नेक्स्ट, इम्प्रॉपर करियर चॉइस लीडिंग टू अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। यस, अगर हम गलत चॉइस करेंगे तो वो बच्चा आगे जाके हो सकता है अनएम्प्लॉयबल ही रह जाए, जिस वजह से स्ट्रेस आएगा एंड फाइनली डिप्रेशन। There's a huge imbalance between the passion and profession as we are seeing। मतलब कि पेशा और जो जुनून होता है उसमें फर्क है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अपना पैशन और प्रोफेशन साथ में लेके चल पा रहे हैं और अपने जीवन को बहुत ही हैप्पीली गुजार रहे हैं। हो सकता है दे मे अर्न अ लो वेज, उनकी सैलरी कम हो, बट दे आर सेटिस्फाइड एंड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। So guys, and even there's a huge gap between being taught and being applied। आज जो हम पढ़ते हैं, जब हम जॉब के लिए जाते हैं या बिजनेस के लिए जाते हैं या काम के लिए जाते हैं, तो हमें कहा जाता है यू आर नॉट एम्प्लॉयबल, यस और नो। और हमने देखा है कि ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो ये कहती है कि भारतवर्ष के जो लोग हैं, जो यूथ है, वो एम्प्लॉयबल नहीं है, दे नीड टू बी ट्रेन्ड अलॉट। सो गाइज कहीं ना कुछ कमी है, एंड दैट कमी रिलेट्स टू नॉट कंसिडरिंग इनबॉर्न टैलेंट। इनबॉर्न टैलेंट को छोड़ दिया जाता है, सिर्फ इंटरेस्ट के बेस पे काउंसलिंग होती है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं गाइज, हम देखते हैं कि भारत में 12,000 सुसाइड्स हैं, है ना, हर साल। क्यों? कहीं ना कहीं जिस बच्चे को क्रिकेट खेलना पसंद था उसे आईआईटी जेईई की तैयारी करवाई जाती है, और वो बच्चा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की मोटी मोटी किताबें देख के डर जाता है और सोचता है कि अगर मैं जिंदा रहा तो माँ बाप बेशर्मी से मर जाएंगे, इससे अच्छा मैं ही मर जाता हूँ। गाइज यहाँ पे भी कहीं ना कहीं अगर वो बच्चा, उस बच्चे को अगर गाइड किया जाता है कि बेटा तेरा जो टैलेंट है उसमें आगे बढ़, तो आज हमारे पास बहुत अच्छे और भारत रत्न मिल जाते हमें, है ना। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं गाइज। इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ जॉब हॉपिंग बिकॉज ऑफ रॉन्ग पर्सन और रॉन्ग सीट। नाउ guys, that is very simple। if you ask a fish that how much time it will take to, what you can say, climb a tree, you cannot judge। yes, because every person is a genius if he is on the right place or right track। और guys यहीं पे तो ये मिसिंग है। अगर एक इंसान है जिसको मैनेजमेंट करना चाहिए, अगर वो इंसान मेडिकल प्रोफेशनल बनेगा तो वो खुश नहीं रहेगा और अपनी जॉब हॉपिंग करेगा, यानी कि there will be a continuous inflow and an outflow of employees to the employers। okay, so guys ये सारी की सारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स जो हम देख रहे हैं इस पूरे इंडिया के मार्केट में, इसको हम कैसे सही कर सकते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं गाइस। सो गाइस द बिगेस्ट सोल्यूशन इज आईसीजी। पूरा का पूरा करियर गाइडेंस हम कैसे सही कर सकते हैं, तो इसका तरीका है करियर पाथ इज नथिंग बट द सक्सेस पाथ विच इज इनबॉर्न टैलेंट प्लस एक्वायर्ड स्किल प्लस इंटरेस्ट, और यू कैन से सेल्फ इंटरेस्ट। नाउ गाइस अगर किसी इंसान का तीनों पैरामीटर्स कंसीडर किया जाए कि वो दुनिया में क्या लेके आया, उसने दुनिया में आने के बाद क्या सीखा, एक्वायर्ड स्किल एंड फाइनली सेल्फ इंटरेस्ट। सो गाइज इंटरेस्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, बट नॉट ओनली इंटरेस्ट इज सफिशियंट टू गाइड। उसको ही लेके हम बच्चे को गाइड कर दे जरूरी नहीं है, वो सही नहीं है। उस बच्चे में इनबॉर्न टैलेंट क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइज हम ये मान के चलते हैं कि हर एक इंसान के पास कुछ ना कुछ इंटरेस्ट जरूर होता है।
वो चाहे कोई भी एज का हो। एक 5 साल के बच्चे का भी कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होता है, 10 साल के बच्चे का भी इंटरेस्ट होता है। तो फिलहाल के लिए हम इंटरेस्ट को थोड़ा अलग रख देते हैं, बिकॉज वो हमें मिल जाएगा। जब एक काउंसलर काउंसलिंग करता है तो उसे सबसे पहले बच्चे का इंटरेस्ट ही पता चलता है, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो। यानी कि नाउ वी कैन टॉक अपॉन इनबॉर्न टैलेंट एंड एक्वायर्ड स्किल। Inborn talent is the nature and acquired skill is the nurture. That is nature and nurture. ओके, सो अगर मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक 5 साल का बच्चा मेरे पास आता है और उसके माँ बाप के साथ वो कहते हैं, माँ बाप की सर हम इसको जो है म्यूजिक सिखाना चाहते हैं। और उसी के कॉम्प्लेक्स के एक और माँ बाप आते हैं जिसका बच्चा भी 5 साल का है, वो भी कहते हैं कि सर हम अपने बच्चे को म्यूजिक सिखाना चाहते हैं। तो मैंने बोला वेरी गुड। मान लीजिए उन्होंने हमारे पास अपना बायोमेट्रिक ब्रेन मैपिंग करवाया और हमें ये मालूम पड़ता है कि यार इस बच्चे का जो है इनबॉर्न टैलेंट इस पर्टिकुलर चीज में है। ए चाइल्ड ए का निकल के आया म्यूजिक में और चाइल्ड बी का म्यूजिक में नहीं निकल के आया, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, दोनों बच्चों ने अभी तक कुछ भी एक्वायर नहीं किया था एंड दे इवन डिडंट हैड द इंटरेस्ट। उसको इंटरेस्ट भी नहीं है बच्चों को, किस में, किस चीज में इंटरेस्ट नहीं है, म्यूजिक में। यानी कि बच्चों ने अभी तक कुछ एक्वायर भी नहीं किया है, बच्चों का अभी तक इंटरेस्ट भी नहीं है, खाली माँ बाप के बोलने पे उनको डाला जा रहा है। बोथ आर क्वाइट नाइव, मतलब उनको कुछ भी जानकारी नहीं है। खाली एक बच्चे का इनबॉर्न टैलेंट आ रहा है और एक का नहीं आ रहा है। ठीक है, चाइल्ड ए का आ रहा है, चाइल्ड बी का नहीं आ रहा है। दोनों बच्चों को टीचर के पास भेजा गया, सेम टीचर के पास। हमने पाया कि चाइल्ड ए जिसका इनबॉर्न टैलेंट आया उसको म्यूजिक सीखने में मान लीजिए 2 साल लगे, वहीं पे चाइल्ड बी को सीखने में 5 साल लगे। अब बात समझ पा रहे हो मेरी? यानी कि अगर आपका कोई चीज में टैलेंट होता है तो आपको उसे एक्वायर करने में समय कम लगता है, टाइम कम लगता है, एफिशिएंसी ज्यादा होती है। और चाइल्ड बी जिसका इनबॉर्न टैलेंट नहीं था, उस बच्चे को एक्वायर करने में समय ज्यादा लगा। सो गाइज, हमारा यही कहना है कि हर एक काउंसलिंग जो होती है, एक काउंसलिंग किसके लिए करते हैं हम? उस इंसान को इन्हांस करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको मोटिवेट करने के लिए। वहां पे मेरा ये मानना है एज अ काउंसलर कि भाई इनबॉर्न टैलेंट, एक्वायर्ड स्किल एंड सेल्फ इंटरेस्ट तीनों को पिक्चर में लिया जाए। ओके, नाउ गाइस, बातें आती है कि सर इसका प्रोसेस क्या है, ये इनबॉर्न टैलेंट कैसे लिया जाता है? तो इसके लिए हम फिंगरप्रिंट स्कैन करते हैं उस क्लाइंट का, उसके थ्रू हमारी एक रिपोर्ट बनती है। वो रिपोर्ट अभी मैंने शेयर नहीं की है सर के साथ, तो वी नॉट बी एबल टू शो यू, बट हम हमारा जो है कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे, सो दैट आपको किसी को भी कुछ जानकारी आगे फ्यूचर में चाहिए तो आप हमसे ले सकते हैं। ओके, सो थोड़ा सा गाइज यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। अब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, होलिस्टिक एजुकेशन। नाउ जितने भी लोग हैं, जो भी अडल्ट हैं, वो सब के सब जब कोई कंपनी में जाते हैं जॉब के लिए या अपने प्रोजेक्ट के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयड नेचर भी हो सकता है, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि लैंग्वेज एरिया, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, ओके, क्वेश्चन लेवल, यानी कि उसका आईक्यू कैसा है, क्या वो टॉकेटिव है, क्या वो इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है, क्या वो प्रेजेंटेशन स्किल्स कैरी करता है। तो यहाँ पे भी हमारा इनबॉर्न टैलेंट अगर हम उस व्यक्ति का, उस इंसान का निकाल सकें, तो हम उन्हें बहुत अच्छा गाइडेंस दे सकते हैं, उन्हें रेमेडी एंड रिकमेंडेशंस दे सकते हैं जिस पे वो काम करें। अगर उन्हें शिवरिंग का इशू है कि वो थोड़े प्रेजेंटेशन देते वक्त या एक एलोक्यूशन वगैरह कुछ ऑन दी स्पॉन्टेनियस, जिसे हम कहते हैं कि स्पॉन्टेनियसली कुछ बोलना है, अगर उनके हाथ कपकपाते हैं या पैर शिवर करते हैं, तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट हो सकता है या कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके गाइज, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम। Next, if we are talking about happy parenting, and happy parenting is nothing but if we are doing it with the help of inborn talent, which will be known as innovative parenting. Now guys, होता क्या है, मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को तो कुछ भी नहीं आता, वो तो जीवन में नया नया आया है, उसने अभी तक कुछ सीखा नहीं है। ठीक है, मान लीजिए वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइमरी या प्री प्राइमरी की हम बात कर रहे हैं। वहां पे क्या होता है कि माँ बाप का कंसर्न रहता है कि हम बच्चों को क्या कराएं, किस चीज में इसको आगे बढ़ाएं, है ना? तो वहां पे इनबॉर्न टैलेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
उस छोटे बच्चे का अगर हम स्कैनिंग फिंगरप्रिंट्स का लेके उसकी रिपोर्ट बना दें इनबॉर्न टैलेंट की, तो हमें पता चल जाएगा कि ये बच्चा किस चीज़ में अच्छा कर सकता है। अभी तक किया नहीं है लेकिन अच्छा कर सकता है, और उसी पर्टिकुलर फील्ड में हम बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप करें और उसको एक्वायर करवाएं, या फिर उसी फील्ड में उसको एक्वायर कराते कराते बच्चे की इंटरेस्ट क्यूरियोसिटी को डेवलप किया जाए। और गाइस बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हमने देखे हैं कि इसके थ्रू मिलते हैं। एंड बच्चा जो है इसके साथ साथ जब आगे बढ़ता है तो हमने पाया उसका सक्सेस रेशियो लाइफ में बहुत अच्छा हो जाता है, उसका सेटिस्फैक्शन लेवल फ्यूचर में जाके बहुत अच्छा हो जाता है। ऐसे बच्चे स्ट्रेस और डिप्रेशन से कई कोसों दूर रहते हैं, दे आर माइल्स अवे। सो गाइज दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी रेलिवेंट, एंड जो मेरे को ऑडियंस देख रही है, एक छोटा बच्चे से लेके बुजुर्ग तक भी अगर देख रहा है तो मुझसे जो है जुड़ सकते हैं, या उन्हें मेरी बात जो है पहुंचेगी उन तक कि हाँ सर ऐसा होता है, और आप जो बता रहे हैं ये हमारे बच्चों के लिए हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है। इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल। सो गाइस दिस इज माय कॉन्टैक्ट नंबर, Dr. Prashant Singhal. This is my number and this is my mail ID. Okay, and सर सो मैंने कंप्लीट किया है। आपको कुछ पूछना है, कुछ जानना है, बताइए सर। Yes, sir, thank you for a very interesting perspective on this topic. तो थैंक यू। बेसिकली हमें ये जानना था कि एक बात तो होता है फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड। ओके, बच्चे का आई मीन बेसिकली चाइल्ड का बैकग्राउंड, सोशल बैकग्राउंड, इसके वजह से जो एक तो होता है रिकग्निशन ऑफ वंस टैलेंट, एंड देन द काइंड ऑफ स्ट्रगल एंड द अपॉर्चुनिटीज दैट द चाइल्ड इज थ्रोन विथ। सो यस। फ्रॉम वेयर ही स्टार्ट्स और उसका आउटकम कैसे निकलता है। तो ये जो आपका मेथड है आईसीजी जो बता रहे हैं कि ब्रेन मैपिंग वगैरह करके उसका आप सॉल्यूशन या आउटपुट दे रहे हैं कि यू आर एग्जैक्टली टेलिंग कि विच एरिया द चाइल्ड इज गोइंग टू डेवलप हिज स्किल्स इन। सो इसको कितने तौर तक परफेक्ट हो चुका है और इसके बारे में कुछ बता सकेंगे? ओके। सो जहाँ तक मेरी आईसीजी की बात, हमें ये करते हुए अभी 6 इयर्स हो गए हैं, 6 साल। ओके। और पहले हमने स्टार्ट किया था जनरल काउंसलिंग से, जहाँ पे माँ बाप बच्चे के साथ आते थे और हमें काउंसलिंग करने के लिए कहते थे। ज़्यादा करके दो एस्पेक्ट्स होते थे, या तो बच्चा फोकस नहीं कर पा रहा है, स्ट्रेस बहुत ले रहा है, टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा है, ये हो गया एक तरीके का एस्पेक्ट। और सेकंड था कि भाई हमारे बच्चे को पायलट बनना है, इसका ये इंटरेस्ट है, बच्चे की काउंसलिंग कर दीजिए सर। ओके। सो यहाँ पे हमने क्या देखा कि कहीं ना कहीं जो स्ट्रेस आने का कारण था या जो फोकस नहीं होने का कारण था, वो सब कुछ रिलेट करता है एक ही पैरामीटर पे, दैट इज द काउंसलिंग वाज ओनली एंड ओनली बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट। और इसके सर क्या होते हैं ना, आगे जाके रिग्रेट्स बहुत होते हैं कि भाई उस समय हमने, हमारा इंटरेस्ट ये था, आज हमारा इंटरेस्ट चेंज हो गया और अब हम फील्ड में तो आ गए हैं, अब हम हैंड्स ऑन प्रैक्टिस में आ गए हैं, हम एक जॉब पे हैं, अब हम क्या करें। या अगर मैंने 10th में साइंस नहीं लिया होता तो शायद मैं बेटर प्लेस पे होता। हर एक इंसान के अलग अलग प्रोस्पेक्ट्स एस्पेक्ट्स आते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं एक कमी है इनबॉर्न टैलेंट की। ओके। तो वो इनबॉर्न टैलेंट को पिक्चर में लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि वो बच्चा क्या लेके आया है अपने साथ। आज मुझे बताइए, कोई भी आप एग्जाम्पल ले लीजिए, जो बच्चे यंग एज में बहुत आगे बढ़े हैं, वो बच्चे कभी भी प्योरली एक्वायर करके नहीं बढ़े हैं, दे वर कैरिंग समथिंग ऑलरेडी, दैट इज इनबॉर्न टैलेंट। यस। राइट। सो यू ऑल्सो मेंशन दैट बच्चे लोग को सुसाइड से गुजरना पड़ता है व्हेन दे टेक अ डिसीजन टू सुसाइड। कैन यू थ्रो सम लाइट ऑन इट? उनके मतलब दिमागी इसमें क्या इम्पैक्ट आता है और कैसे ये इफेक्ट कर रहा है? नाउ मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ कि सुसाइड इंसान तब करता है जब वो बहुत परेशान होता है, जब वो जिंदगी से हार जाता है, जब उसका सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन उसे सिर्फ अंधकार, डार्कनेस दिखाता है, तभी वो सुसाइड करता है, नहीं तो नहीं कर सकता। अब बात यह आती है कि सुसाइड करने के कारण क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन
कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस, लेकिन ये स्ट्रेस और डिप्रेशन अगर आप देखें, इसका रीजन कहाँ से आता है, व्हाट इज द कॉज, उसका रूट कॉज क्या है। और ज्यादा करके इसमें दो पैरामीटर्स मिलते हैं। एक तो होता है कि पर्सनल रिलेशनशिप, ठीक है, जैसे एक गर्लफ्रेंड का, बॉयफ्रेंड का, या फिर एक मैरिड रिलेशनशिप आ सकता है कुछ ना कुछ कारण। और दूसरा जो बिगेस्ट हमें फैक्टर मिलता है, एंड दैट इज लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन। लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन यानी कि वो इंसान अपनी जिंदगी से खुश नहीं है। गाइस, अगर मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, यू मस्ट हैव सीन अ सीरियल नोन एज तारक मेहता। तारक मेहता में देयर इज अ टीचर नोन एज मिस्टर भिड़े। आप देखेंगे, जब आप उनका कैरेक्टर देखेंगे, यू विल बी फाइंडिंग दैट ही इज नॉट अर्निंग दैट गुड, बट आप कभी भी देखेंगे ही इज अ वेरी रिस्पेक्टफुल पर्सन, और दुनिया उनकी रिस्पेक्ट करती है, ही इज हैप्पी बिकॉज ही इज सेटिस्फाइड। ओके, सो कभी भी हैप्पीनेस सिर्फ मत देखिए, अगर आप सेटिस्फैक्शन देखेंगे तो यू विल बी ऑफकोर्स हैप्पी। और वो तब हो सकता है जो काम आपका इनबॉर्न टैलेंट, एक्वायर्ड स्किल और इंटरेस्ट, तीनों फैक्टर्स को लेके बने। अगर हम बात करते हैं कि बहुत सारे बच्चे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आज भारत में ना हर चीज की एक दौड़ लगी हुई है। अब मुझे बताइए, यूपीएससी क्रैक करने के लिए कितने सारे बच्चे एग्जाम्स देते हैं, यस और नो? बट क्या वो क्रैक कर पाते हैं सारे के सारे बच्चे? नहीं कर पाते। यही प्रॉब्लम है वहां से। और गाइस, कभी भी है ना, जो स्ट्रेस आता है, जो डिप्रेशन आता है, इसके कारण सिर्फ हम खुद नहीं होते। इसका कारण होता है पीयर प्रेशर बाय द पेरेंट्स, बाय द सोसाइटी। और वो सब देखते हुए बच्चा या इंसान उसको फेस नहीं कर पाता, और वो एक गलत स्टेप ले लेता है। तो कहीं ना कहीं एक रीजन ये है कि अगर यूपीएससी कोई बच्चा दे रहा है, आईआईटी जेडब्ल्यू कोई बच्चा दे रहा है, या ऐसे ढेरों एग्जाम्स, कैट कोई बच्चा दे रहा है, तो जरूरी ये है कि वो इस फील्ड में आने के पहले अपना इनबॉर्न जरूर देखे, कि अगर उसका इनबॉर्न इस फील्ड में है और उसका इंटरेस्ट भी आ रहा है इस फील्ड में, तो डेफिनेटली कर जाएगा, आज नहीं तो कल। और सिर्फ मेयर इंटरेस्ट के बेसिस पे आएगा तो हो सकता है उसे समय लगे। मैं ये नहीं कहूंगा कि किसी बच्चे का अगर इनबॉर्न एक पर्टिकुलर चीज में तो वो नहीं कर सकता, नहीं, ही कैन डू, शी कैन डू, बट हो सकता है समय ज्यादा लगे। कोई भी चीज इंसान कर सकता है, इंटरेस्ट के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। आई एम अ गुड सिंगर, मान लीजिए मैं अच्छा गाना गाता हूँ, वाकई गाता हूँ, और मेरा इनबॉर्न भी है ये चीज। मैंने आज तक कभी ट्रेनिंग नहीं ली, मैंने एक्वायर नहीं किया, क्योंकि मेरा इनबॉर्न टैलेंट है मेरे पास। कई कोई कहेगा गाने के लिए मैं गा सकता हूँ, बट मैं नहीं चाहता कि मैं उसमें करियर बनाऊं, सो मैं क्यों ट्रेनिंग लूं, है ना? सो इंसान जिस चीज में उसका इनबॉर्न इंटरेस्ट और सब चीजें मैच करती है, उसी में उसको आगे बढ़ना चाहिए, मेरा यही कहना है। और अगर वो सिर्फ इंटरेस्ट के बेस पे बढ़ना चाहता है तो भी बढ़ सकता है, बट थोड़ा हो सकता है कि समय ज्यादा लगे एक्वायर करने में। ठीक है। ऑल राइट, थैंक यू। और एक बात आ रही है, आपने अच्छी बात कही कि लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन। ओके, इंसान तो हर लेवल पे अलग अलग स्ट्रगल से गुजरता है इस बात पे। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैविंग एन एस्पिरेशन और समझो उससे हो नहीं पा रहा है तो ही नॉर्मली कॉम्प्रोमाइजेस विद दैट सिचुएशन? हाउ कैन यू ओवरकम ऑल दिस? नाउ देर इज अ वेरी व्हाट यू कैन से, एस्पायरेशन क्या होता है, व्हाट इज एस्पिरेशन? एस्पिरेशन एक डिजायर है कि भाई मुझे ये चीज करनी है ना, मुझे ये चीज पानी है, मुझे ये चीज करनी है। बट कभी कभी इंसान के लिए ऊपर वाला, जैसे कहा जाता है ना, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है ना? जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको इसके लिए, ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, मिस्टर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जब उन्होंने शायद ये बात है 1930s की, उस समय, ठीक है, जब उन्होंने अपना एग्जामिनेशन दिया था, ही पास्ड आउट इनटू एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, और उन्होंने जब एग्जाम दिए थे, डीआरडीओ का एग्जाम दिया था रिसर्च के लिए, और उन्होंने एग्जाम दिया था एविएशन के लिए, एविएशन डिपार्टमेंट में आगे रिसर्च करने के लिए। सो एक रिलेटेड था रिसर्च इनटू डिफेंस, और एक रिलेटेड था रिसर्च इनटू एरोनॉटिक्स। ओके, सो जब वो एग्जाम देने गए,
अब उनका एस्पिरेशन क्या है, अब बात को समझिएगा। उनका डिजायर है, एस्पिरेशन ये है कि मुझे, जब मैंने पढ़ाई एरोनॉटिक्स में की है, तो आई शुड गेट अ जॉब इन एरोनॉटिक्स। यस। और जब वो एग्जाम दे के निकले तो उन्होंने देखा कि उनकी उस पर्टिकुलर 15 या 16 बच्चों में लास्ट रैंक आई है और वो रह गए हैं। और उसी समय उन्होंने ना चाहते हुए रिसर्च को ज्वाइन किया, इनटू रिसर्च इनटू डिफेंस। और दैट जब उन्होंने ज्वाइन किया, और आप देखते हैं फिर आगे, ही वॉज कॉल्ड द मिसाइल मैन, ही लेड इसरो। जीवन में आपको कुछ ना कुछ रास्ता ऐसा जरूर मिलता है जहां से उन्होंने इसरो को भी आगे बढ़ाया, हमारे डिफेंस सिस्टम को भी आगे बढ़ाया। ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे हम देखते हैं कि उन्होंने किस किस सेक्टर में काम किया। उन्होंने स्पेस साइंस में काम किया, उन्होंने एरोनॉटिक्स में काम किया, उन्होंने डिफेंस में काम किया, उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स में काम किया, उन्होंने एजुकेशन, भारत को आगे कैसे बढ़ाएं, इसमें काम किया। सो गाइज, मैं हमेशा कहता हूं, डिजायर इज समथिंग विच पुट्स योर सोल इनटू एक्शन फॉर इट्स सैल्वेशन। काम ऐसा करो कि आत्मा तृप्त हो जाए, और उन्होंने वही किया। सो I'll be like just ending with a small quote about this answer, कि कभी भी एस्पिरेशन डिजायर को छोड़ना नहीं चाहिए, बिकॉज सक्सेस इज नॉट प्रोमिनेंट, फेलियर इज नॉट फाइनल। डू योर हार्ड वर्क एंड हैव योर डिटर्मिनेशन until and unless your victory becomes a history. So कभी भी एक चीज को पाके खुश मत हो जाओ बहुत ज्यादा। जीवन में हमेशा हमें कैसा रहना चाहिए, हमें सहज रहना चाहिए, नॉर्मल रहना चाहिए। एक बहुत बड़ी एग्जाम दे रहे हैं, पहला क्वेश्चन अच्छे से आ गया तो हम बहुत हैप्पी हो जाते हैं और आगे का पेपर खराब कर देते हैं, या पहला क्वेश्चन दे के नर्वस हो गए, आगे का एग्जाम खराब कर देते हैं। या जीवन में छोटी छोटी सफलताओं पे बहुत ज्यादा खुशी की जरूरत नहीं है, उसको पचाने की, उसको डाइजेस्ट करने की शक्ति आपके अंदर होना चाहिए। तो ही आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे एक व्यक्ति बन सकते हैं। बिल्कुल ठीक है सर। ऑल राइट। सो और एक बात पे आ रहे हैं, आपने ये बताया कुछ कुछ लोगों को एंट्री बैरियर ही हो जाती है, देयर आर लॉट ऑफ कंस्ट्रेंट्स। सो हाउ कैन दे रियली ओवरकम ऑल दिस? इमोशनली भी वो रिजल्ट में अफेक्ट करता है, आउटकम में अफेक्ट करता है। यस। सो हाउ टू मैं इसको एक लुक एट अलग दिस? तरीके से आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए, एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक इंजीनियरिंग करा हुआ बच्चा है, ठीक है, और मान लीजिए उसने अभी तक अपना इनबॉर्न एक्सप्लोर नहीं किया है। ओके, ही इज अ बीटेक बी पास आउट, और वो चाहता है कि मैं एमबीए करूँ। ठीक है, नाउ ही इज गुड विद स्टडीज, उसकी स्किल बड़ी अच्छी है, उसका मैथ्स अच्छा है, उसका फिजिक्स अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, स्किल उसने बहुत एक्वायर की है। और एंड ही हैज अ डीप इंटरेस्ट कि भाई मुझे एमबीए करना है, एंड आई वांट टू लिटरली गो इनटू आईआईएम्स एंड क्रैक, जो कैट है, मैं क्रैक करके आगे बढ़ना है। बट उसकी फैमिली ये कहती है कि बेटा, अगर तुम क्रैक कर गए तो बहुत अच्छी बात, गलती से रह गए, गलती से रह जाते हो, तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? तो ऐसे समय पे अगर मान लीजिए वो हमारा इनबॉर्न टैलेंट निकाल ले, या उसका खुद का इनबॉर्न टैलेंट मालूम पड़ जाए, कि उसको ये पता चल जाता है कि भाई मेरे लिए कैट जो है वो परफेक्ट है, और मेरे लिए इवन जो है टेक्निकल स्किल्स, यानी कि मैं गेट भी देता हूँ या जीआरई दे के फॉरेन भी जाता हूँ, तो भी मेरे लिए अच्छा है। तो उसके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं, उसका एक मोटिवेशन बढ़ता है, और उसे पता चल जाता है कि मेरा इंटरेस्ट, मेरा स्किल और मेरा टैलेंट इस चीज के लिए बना है। मैं आज नहीं कर पाऊंगा तो मैं कल जरूर करूंगा, मैं कल नहीं कर पाऊंगा तो मैं परसों जरूर करूंगा, और वो इंसान उसको कर जाता है। और अगर वो मेरली इंटरेस्ट के बेस पे होता, तो हो सकता है कि वो अपना मोरल लूज कर जाए 1 साल में या 2 साल में, और उस चीज से हिम्मत हार के उसको छोड़ दे। तो ये सारी चीजें हैं जो हमने देखी हैं। और कभी कभी एक तरीके से और एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। मान लीजिए 10th का बच्चा है, और माँ बाप ये कहते हैं कि बच्चा ये कहता है कि मुझे इंटरेस्ट है कि मैं साइंस में आगे बढ़ूं, और वो बढ़ता है, लेकिन वो ये देखता है कि यार साइंस में तो जो भी एग्जाम्पल, जो भी वो फील्ड में घुसना चाहता है, वहाँ पे खर्चे बहुत हैं। और फिर उसे लगता है कि नहीं यार, 10th में जो डिसीजन लिया वो गलत लिया, क्योंकि प्रॉब्लम उसकी नहीं थी, प्रॉब्लम फैमिली की थी। दे वर नॉट एबल टू सपोर्ट हिम फाइनेंशियली। सो कहीं ना कहीं उसका अगर टैलेंट को देखा जाता,
तो हम और ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको गाइडेंस या काउंसलिंग दे सकते थे और प्रिसाइज उसको रास्ते पे ले जा सकते थे। ये आंसर है सर। राइट। सो भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत हाई है, कंपटीशन भी काफी बढ़ गया है, तो इसमें अपॉर्चुनिटीज का क्या रोल रहता है? सर मेरा ये मानना है, बहुत लोग हमेशा ऐसा पूछते हैं कि सर इस चीज़ में स्कोप कितना है ना? मैं कितना कमाऊँगा? मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एक ही कॉलेज से निकला हुआ बच्चा, ठीक है? एक क्लास में 60 बच्चे पढ़ते हैं, 60 को एक ही सैलरी क्यों नहीं मिलती? 60 बच्चों को एक सैलरी क्यों नहीं मिलती जो एक साथ पास आउट हुए एक ही ब्रांच से? द रीज़न इज़ एवरीबॉडी हैज़ डिफरेंट ब्रेन्स एंड डिफरेंट एप्लीकेशंस। कुछ बच्चे सही जगह लैंड अप कर जाते हैं, कुछ बच्चे सही जगह लैंड अप नहीं कर पाते। कुछ बच्चों का चॉइस ही गलत होता है उस चीज़ को करने का। तो कहीं ना कहीं जाके हम जो अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं, देयर आर सेवरल अपॉर्चुनिटीज, देयर इज स्कोप इन एवरीथिंग। यू शुड बी अ मास्टर। अगर आप उस फील्ड में एक्सपर्ट हैं, मतलब कहते हैं ना कि डोंट जस्ट बी अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, आई विल से बी अ मास्टर ऑफ वन। क्या? एक चीज में मास्टर बन जाओ, वो चीज ही आपको जिंदगी भर आपको रोजी रोटी, आपको रोटी दे सकती है, लग्जरी दे सकती है, हैप्पीनेस दे सकती है, सेटिस्फेक्शन दे सकती है। यू नीड टू बी अ मास्टर। और वो मास्टर होने के लिए आपको उस चीज में टैलेंटेड भी होना पड़ेगा, आपकी स्किल भी स्ट्रांग होनी चाहिए, और आपका उस चीज में जबरदस्त इंटरेस्ट होना चाहिए, ताकि आप वो चीज पूरे दिन भी करो। हो सकता है फिजिकली थक जाओ, मेंटली थक जाओ, बट दिल से ना थक। दैट इज इम्पोर्टेंट। यस। Very well. I'd like to throw this up for the participants. Before we do that, I also want to stop the recording. Would you like to uh, speak about your closing remark? I mean, about this platform and what do you think overall? First of all, it's an opportunity for us also because Trend Stock and Mr. Krishnaraj Iyer जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो अच्छे अच्छे स्पीकर्स को इस प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, इट्स एन अनपेड प्लेटफॉर्म, सो आप आके इसको देख के इससे सीख सकते हैं, और आप चाहें तो आप उसको अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? और मैं तो यही कहूँगा कि बिल्कुल अप्लाई कीजिए, देखिए, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इसके वीडियोस को, और इसका जो बेल आइकन है वो ज़रूर दबाइए। या Thank you, sir, for promoting our channel in a way